जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ 2023 जो पेपर आज के दिन हुआ है, 2023 के दिन जो है आपका 17 जुलाई आज के दिन जो आपका एमएड का पेपर हुआ है, आज हम इसको जो है पूरी तरीके से देखने वाले हैं कि उसका राइट आंसर क्या है। और इसके साथ ही जितने भी लर्नर्स हैं जो आज पेपर देकर के आए हैं वो अपने आंसर को मिला भी सकते हैं। इसमें मैंने कुछ आंसर्स को हाईलाइट किया है जो एकदम श्योर हैं, आप उसके मार्क्स को काउंट कर सकते हैं। और जिस पे मैंने मार्क्स मतलब हाईलाइट नहीं किया है तो मैं आपको खुद भी बता दूंगी, उसमें थोड़े से अगर कन्फ्यूजन है, क्योंकि होता ये है कि अगर काशी विद्यापीठ के MGKVP का आपका पेपर है 2023 का, ठीक है, तो ये जो है उसमें कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जिसको जैसे कि यूनिवर्सिटी वाले मानते हैं और कुछ को नहीं मानते, जिसके दो आंसर हो जाते हैं। तो भाई आप कौन सा सही मान रहे हैं, तो उसका मार्क्स आप अभी ऐड मत करिएगा, वो जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उसके पहले चैनल पर पहली बार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से इसको साझा भी ज़रूर करिए। इसमें आपको टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपको करने थे, निगेटिव मार्किंग नहीं थी यहाँ पर। जैसा कि अगर आप CUET के अंतर्गत आपने एमएड का पेपर दिया होगा तो वहाँ निगेटिव मार्किंग होती है, बट MGKVP के पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 400 नंबर का आपका ये पेपर था। इतना क्लियर है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको आगे फर्स्ट पेज पे दिया रहता है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। 4 बुकलेट हैं, ये बुकलेट A का है, ठीक। हालांकि क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ इधर उधर रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जैसे इसमें हाइलाइटर का यूज़ किया गया है तो मैंने इसमें हाइलाइटर का यूज़ उसी में किया है जो क्वेश्चन एकदम अश्योर है, और जिसमें नहीं है उसका मतलब उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि 95% इसमें जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है वो सभी सही हैं, ठीक। हाँ, ये हो सकता है अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है कि भाई एक आध दो आंसर इधर उधर हो, बट सभी नहीं होंगे, इस चीज़ का मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो आप अश्योर होकर के एटलीस्ट जितने पे हाईलाइट हैं उतने तो आप आसानी से जो है कवर कर सकते हैं और अपने नंबर को भी काउंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी इन एजुकेशन। तो ये पता है अधोगामी निष्यदन सिद्धांत की अवधारणा, तो ये आपके लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया था आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को, जो इन्होंने एजुकेशन को लाने से पहले जो इसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है, संस्कार ऑफ स्टार्टिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो विद्यारंभ भाई वैदिक में है, तो ये तो हिंदू धर्म का है। उपनयन भी उसी से है, समावर्तन मतलब वापस घर की ओर लौटना। तो पवज्जा संस्कार जो होता है ये आपके बौद्ध धर्म में जब बच्चा शिक्षा लेने जाता है तब वो संस्कार होता है। क्लियर है। देखिए ये जितने भी आपके आज का जो पेपर है, हमने जो है जितना प्रीवियस में किया था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2014 से लेकर 2022 तक का पेपर MGKVP का, हमने 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व किया था, बिल्कुल टू द पॉइंट। आप देखेंगे इस पेपर को आपने दिया होगा, और अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको खुद भी समझ में आ रहा हो कि उससे कितने सारा क्वेश्चन आया था। हमने NEP के ऊपर भी जो बात की थी, NEP से भी क्वेश्चन आया था, ठीक। हम आप उसको भी जो है मिलाते चलिएगा। वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच कब आया है? वुड डिस्पैच 1854, इसका सही आंसर है 1854, ठीक। एमिले पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिले पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। कौन है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया है? देखिए जब नेचुरलिज्म की बात करता है तो इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रकृतिवादी कभी भी ये कहते नहीं कि भाई आप असाइनमेंट दो, प्रोजेक्ट दो, व्याख्यान की भी बात ये नहीं करते हैं। 2 मेथड आपका बचता है, एक वैज्ञानिक और एक खोज। तो जो वैज्ञानिक विधि है, प्रकृतिवादी ये नहीं कहते हैं कि आपको कोई चीज़ हम वैज्ञानिक तरीके से तौर तरीकों से बताएंगे, वो ये कहते हैं कि आप सब कुछ सीख जाएंगे कैसे, प्रकृति में रह करके ही। प्रकृति में आप हैं, आप आग से एक बार जल जाएंगे, दूसरी बार आप नहीं करेंगे। तो ये क्या है, जब आप खुद से स्वयं से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, खोज विधि, जिसको हम दूसरी भाषा में ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। क्लियर है। व्हेन वॉज फॉर्म्ड हंटर कमीशन? हंटर कमीशन 1882, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। हंटर कमीशन कब है? 1882। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आपके राजीव गांधी जी के टाइम में आया था। प्रारंभिक शिक्षा हेतु जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है उसी में यूनिवर्सलाइजेशन, जो सार्वभौमिकरण है, उसी के क्रम में एक जो है ये आपका लाया गया था। सृजनात्मकता के जनक, तो देखिए क्रिएटिविटी के फादर कौन कहे जा रहे हैं? तो ये हैं आपके टॉरेंस। कौन है? टॉरेंस। टॉरेंस इसका राइट आंसर है। मॉडर्न क्रिएटिविटी के फादर टॉरेंस कहे जाते हैं, ठीक है।
वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है। हमने इसको डिस्कस किया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन कौन होगा? वो मोड होगा। क्या होगा? मोड। अगर स्टेबल की बात कर देता तो यहाँ पे मीन हो जाता, ठीक है। बीच की सेंट्रल की बात कर देता तो ये मीडियन हो जाता। क्लियर है? गोखले बिल संबंधित है, तो गोखले बिल भी आपका प्राथमिक शिक्षा से ही संबंधित है, ये भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। शाही डब्बा परीक्षण किसने किया है? तो देखिए ये भी हमने कल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था उसमें था। हु डेवलप इंक ब्लॉक टेस्ट? तो इंक ब्लॉक टेस्ट हरमन रोशा ने किया है, ठीक है, हरमन रोशा ने। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग वॉज इनिशिएटेड बाई, तो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो है आपको पता है कि आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका स्किनर था, बट उसमें भी 2-3 टाइप थे, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग और मैट्रिक प्रोग्रामिंग। तो इसमें पूछा है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग भाई किसका है? शाखीय प्रोग्रामिंग। तो ये जो है नॉर्मन क्राउडर का है। किसका है? क्राउडर जो इसमें दिया है ना, इन्हीं का है, नॉर्मन क्राउडर इनका पूरा नाम है, ठीक है। सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग, ये किसके द्वारा दिया गया है ये टर्म? सांस्कृतिक विलंबना का मतलब होता है कि भौतिक संसाधन तो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी सोच है वो जल्दी जल्दी मतलब सोसाइटी के लोगों की नहीं बढ़ पा रही है। तो ये होता है सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। दिस टर्म वॉज गिवन बाई ऑगबर्न। तो हालांकि ऑगबर्न अकेले नहीं दिया है, इनके साथी हैं निम्कॉफ, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। डाउट किस लिए है मैं आपको बताती हूँ। रिलायबिलिटी इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो रिलायबिलिटी का दूसरा नाम ही हम कहते हैं व्हाट इज रिलायबिलिटी मीन्स, स्किनर कहते हैं कि रिलायबिलिटी मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट। किसी टेस्ट की कंसिस्टेंसी को ही विश्वसनीयता मापता है। तो यहाँ देखिए हालांकि ये और ये दोनों तो CD तो है नहीं, पहले और दूसरे में से कोई एक ऑप्शन होगा। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इसलिए लग रही है क्योंकि जैसे देखिए विश्वसनीयता क्या है कि आप किसी भी टेस्ट को आप बार बार कर रहे हैं, यू गेट द सेम रिजल्ट, यही तो है रिलायबिलिटी। वो विश्वसनीय है, जैसे आपका दोस्त किसी भी परिस्थिति में आप उसको परख रहे हैं वो खड़ा उतर रहा है। और निरंतरता मतलब आप बार बार कर रहे हैं तब भी निरंतर आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन है। तो इस क्वेश्चन के मार्क्स को आप अपने में ऐड मत करिएगा, अगर कर रहे हैं तो ऑफिशियल आने का इंतज़ार कर लीजिए। दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया है? तो देखिए अगर आपको नहीं भी पता होगा ना कि दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया है, तो इन लोगों ने ऑप्शन इतना इजी दिया है, ब्लूम आपने ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी, CAP डोमेन, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन पढ़ा होगा। जीन पियाजे तो आप जानते हैं, पियाजे का भाई संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कार्ल रोजर जिनका सेल्फ थियरी है। तो ये 3 लोग तो ऐसे ही नहीं है, बच्चे कौन? जेएल बेयर्ड, ठीक है, जेएल बेयर्ड। तो इसका सही आंसर होगा जेएल बेयर्ड, ठीक है। अगर आपने ये भी पढ़ा होगा और इन्वेंशन याद नहीं भी किया होगा तो भी आप इसका आंसर जो है अपने कॉमन सेंस के साथ दे सकते हैं सही। वेदों की ओर लौटो, ये नारा है दयानंद सरस्वती जी का। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। अगर यही प्रकृति की ओर लौटो कह दे तो वो रूसो हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। शिक्षा का औपचारिक साधन मतलब कि फॉर्मल। तो देखिए विद्यालय, स्कूल तो सबको पता है क्योंकि स्कूल में तो टाई बेल्ट लगा के टाइमिंग से जाएंगे, टाइमिंग से रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे। मंदिर में नहीं होता है, विद्यालय सही है लेकिन मंदिर लग गया इसलिए ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो विद्यालय सबसे अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। मंदिर इनफॉर्मल होगा क्योंकि मंदिर में आप एक टाइम से नहीं जाते हैं और आपको बैठा करके एक साथ एक जगह नहीं कराया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय टैगोर? आपको पता है पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित शांति निकेतन था, जिसको श्री निकेतन भी कहते हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने घुमाया है, प्रेजेंट नेम पूछ दिया है। तो प्रेजेंट नेम जो है अगर सिर्फ पूछता कि वो जो इस्टेब्लिश किया है उसका नाम क्या है तब तो श्री निकेतन शांति निकेतन सही था, बट अभी क्या है विश्व भारती, उसका नाम क्या हो गया है विश्व भारती। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब हम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया की बात करेंगे तो देखिए अगर आप संकुचित अर्थ को देखते तो ये तो एक छोटे एक्सपेक्ट में कहता है कि भाई शिक्षा जो है औपचारिक है या अनौपचारिक, किसी एक पक्ष को देख रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देख रहे हैं तो आप किसी एक पर्सपेक्टिव को देख पा रहे हैं, ओवरऑल नहीं देख रहे हैं। बट व्यापक का मतलब क्या है कि आप जीवन के हर एक दृष्टिकोण में एजुकेशन को देख रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर ए जो है ये करेक्ट होगा। कोठारी कमीशन, कल मैंने तीनों कमीशन का बताया था और कहा भी था कि इससे रिपीटेड क्वेश्चन आता है, चाहे राधाकृष्णन हो, मुदालियर हो, कोठारी हो, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने टॉप 15 क्वेश्चन के अंदर भी इनको कंप्लीट किया था। बस इसका देखिए कितना इजी पूछा था, किस वर्ष नियुक्त हुआ था, तो 1964 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने देकर आए हैं एग्ज़ाम, वो चाहें तो अपने मार्क्स को यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एटलीस्ट आप उसको देख सकते हैं कितना आपका एक्यूरेट सही है। बेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो देखिए जब भी हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका बेस कोई एक नहीं होता है, वो वैज्ञानिक भी होता है, वो मनोवैज्ञानिक भी होता है, वो दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, हर एक परिप्रेक्ष्य से सोचकर हम किसी भी पाठ्यक्रम की संरचना का निर्माण करते हैं। तो इसी कारण से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी। देखिए ठीक, तो ये इस प्रकार से जब आप कभी भी, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आप एज अ टीचर एमएड का दे रहे हैं, आगे बनेंगे, कभी भी आप किसी भी चीज़ को समझें तो उसके जिस दिन आपको चारों ऑप्शन समझ में आ जाएं, उस दिन आप समझिए कि अब आप अपने जीवन में आगे चले जाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन का आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और प्रश्न को क्यों कह रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उपयुक्त सभी आंसर है तो रट लिया और मेरा तो सही है, चलो मैंने तो टिक मार दिया, हो गया। उसको समझने की कोशिश करिए वो क्यों हो रहा है, ठीक। और जिस दिन आप समझने के लिए स्टैंड कर देंगे कि नहीं मुझे किसी चीज़ पे तब तक आगे नहीं बढ़ना है जब तक कि मुझे समझना है कि आखिर सभी क्यों हैं, ठीक, तो तब आपकी जो है रियल जर्नी स्टार्ट होगी। तो इसको समझने की कोशिश करिए और ये हर जगह अप्लाई करिए, सिर्फ रटने पर जोर मत दीजिए, वरना आप रटेंगे तो आने वाले टाइम में बच्चों को भी वही काम हम सिखाएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मीडियन पूछा था कल मैंने, मीडियन का एक क्वेश्चन भी था, मैंने बताया भी था अगर मीडियन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, कल ही बताया था मैंने। मीडियन में देखिए क्या है, 2, 5, 4, 3, 6, 8, 9, बहुत आसान प्रश्न है। और देखिए इसमें आपको ऑड दिया हुआ है, काउंट करिए नंबर ऑफ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 हैं, तो भाई 7 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर, एक बीच में हो जाएगा। अब वो एक का कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, मैंने बताया था कि पहले हम या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में कर देंगे। अब इसमें लाइन से सब दिया हुआ है तो क्या कर लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही तो दिया हुआ है। अब 3 को इधर से हटा लीजिए, 3 को इधर से हटा लीजिए, बचा कौन, 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट है निम्न आंकड़ों का मध्यमान। मध्यमान बोले तो मीन इस डाटा का निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा जो है एवरेज निकाल देंगे। एवरेज का मतलब कि जितना आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसका सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 15 + 17 + 18 + 20 + 23 + 33, ठीक है। इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 126, ठीक है। तो 126 इसका आंसर आएगा। और कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये काट लीजिए, 6 × 12, 6 × 6, आंसर इज 21। क्लियर है, 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्य सार्वभौमिक मूल्य है, मेन यूनिवर्सल वैल्यू। जब भी वैल्यू की बात करेंगे तो देखिए वैल्यू में सत्य और सदाचार, शांति, प्रेम, अहिंसा, ये सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, फैमिली पर नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है माइक्रो टीचिंग, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, संवेगात्मक के लिए या कौशल विकास के लिए। तो भाई स्किल डेवलपमेंट के लिए जब माइक्रो टीचिंग हम करते हैं तो हमें उसमें क्या सिखाई जाती है, स्किल तो सिखाई जाती है। अब चाहे वो आपका राइटिंग बिहेवियरल इसके ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे ब्लैक बोर्ड स्किल हो, चाहे आपका इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल हो, रेनफोर्समेंट हो, उसमें आपको वो कौशल का विकास किया जाता है कि भाई आप कल के भावी शिक्षक हैं तो आपके अंदर वो गुण, वो कौशल, कला होनी चाहिए, ठीक, विकास के लिए नहीं। क्लियर है, ये हमने कल डिस्कस किया था, ये पता भी आपको होना चाहिए। वैसे भी अगर डिस्कस नहीं भी हुआ था भाई, जो नई NEP 2020 आई है, आने वाले टाइम में अब ये NEP से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, आना ही आना है। और अगर आपको नहीं पता है भाई कि NEP क्या है, क्या इसका प्रावधान है, क्या कह रहा है, तो आप बहुत जगह लैग करेंगे और कहीं ना कहीं अपने 1-2 नंबर को निश्चित खोएंगे अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल पर एग्ज़ाम देते हैं तो। आप अभी इसी में देखिए कि इन्होंने कितने सारे क्वेश्चन पूछे, 3 से 4 क्वेश्चन इन्होंने NEP से पूछा हुआ है। अभी आप देखिए ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो 5 3 3 4, इसका संरचना क्या है, 5 3 3 4। पहले क्या था, 10 + 2 + 3 कोठारी द्वारा दिया गया था, लेकिन अब क्या है, 5 3 3 4, ठीक। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। ये इंडिया द्वारा ही दिया गया कि द वर्ल्ड इज़ अ होल, द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, पूरा विश्व क्या है भाई, एक परिवार की तरह है। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की बात ये करता है। WWW का फुल फॉर्म हमने इसको भी डिस्कस किया था, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। इसको खोजने वाले कौन है, टिम बर्नर-ली, ठीक। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है।
कोरिलेशन वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है, -1 to +1, -1 to +1, ये भी बताया गया क्वेश्चन है। सही आंसर ये है। NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप कहाँ पर है ये, तो NIVH कहाँ पर है, देहरादून। कहाँ पर है आपका, देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है, देहरादून। NIVH की जो आपका मेन हेडक्वार्टर है, ठीक है। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि देखिए अगर किसी को नहीं भी आएगा तो यहाँ पे ब्रेल इनका नाम पे ही पीछे के है, तो ब्रेल यहाँ सर भी है, तो बहुत सारे लोग तुक्का मारे होंगे तो भी उनका सही है। लुइस ब्रेल ने इसको किया था। ब्रेल लिपि का प्रयोग क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं ना, जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। इसमें 6 डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं। 6 डॉट्स की मदद से बच्चा टच कर करके लेटर्स को सीखता है, ठीक है। इस प्रकार से वो जो है आगे बढ़ता है। RTI अधिनियम, RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कितने चैप्टर्स थे, तो टोटल इसमें 7 चैप्टर्स थे। कितने थे भाई, 7 अध्याय थे RTE एक्ट 2009 के। RTE एक्ट 2009 7 चैप्टर। भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी भाई, तो 1968 में पहली आई थी। अब आपको जानना होगा 1968 में पहली, 1986 में दूसरी। इसी 86 का POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है रिकमेंडेड 1992, और ये अभी हम प्रेजेंट में 2020 में NPE 2020 भी देखते हैं। क्लियर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए आया दूसरा क्वेश्चन, कौन थे, के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन की कमेटी जो है ये उसके अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ही जो है NEP 2020 बना है। क्लियर है। देखिए 2 प्रश्न आ चुके हैं आपके। नई शिक्षा नीति, देखिए तीसरा प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया है। अब अगर आपको NEP नहीं पता होगा तो आप बस तुक्का मारेंगे, और थोड़ा बहुत अगर करंट से जो है रिलेट कर पाएंगे तब तो ठीक ठीक, नहीं तो फिर आप गलत करके आएंगे। तो कौन सा है, इंग्लिश। इंग्लिश को क्लास 5 तक कहा गया कि भैया बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, उसकी सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे, लेकिन इंग्लिश का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये आंसर सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये भी देखिए NEP का ही क्वेश्चन है कि भाई पहले जो आपका HRD मिनिस्ट्री था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री थी, उसका नया नाम क्या कर दिया गया, तो उसका नया नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय पहले भी यही नाम था, बाद में बदल के उसको MHRD कर दिया गया, फिर से वापस से क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है भाई, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। एजुकेशन का पेपर आप दे रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 24 जनवरी। रिपब्लिक डे के ठीक 2 दिन पहले हम शिक्षा दिवस मनाएंगे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को ही आपका बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और भी 24 जनवरी को 2-3 दिवस हैं, उनको ज़रूर एक साथ आप देखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे, और आगे कभी एग्जाम में अगर पूछेगा तो गलत नहीं करेंगे। श्रव्य दृश्य सामग्री, अब इसमें देखिए ऑल ऑफ दीज दिया, तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑल ऑफ दीज पे टिक मार दिए, क्योंकि कहीं अगर ऑल ऑफ दीज दे देता है तो लोगों को लगता है बस अब तो हमारा सही है। रेडियो सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। OHP को सिर्फ देख पाते हैं। OHP का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक। और दूरदर्शन टेलीविजन पे हम देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, ठीक है, तो दूरदर्शन इसका सही उत्तर होगा। मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्न में से किससे किया जाता है। अगर बच्चे को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, वो भी मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक है, तो समाजमिति विधि द्वारा। क्या है भाई समाजमिति, सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री विधि देखिए, इसका मतलब होता है ना कि आप आसपास के लोगों से पूछ कर पूछेंगे कि भाई बच्चा कैसा है कैसा नहीं, तो ये मेथड तो गलत है। नेक्स्ट है नियंत्रित निरीक्षण विधि, तो ये भी अगर बच्चा क्योंकि मेंटली रूप से अनस्टेबल है, मनोनीत विधि द्वारा, नॉमिनेटिव मेथड, ये भी सही नहीं है। कैसे करेंगे आप, केस स्टडी मेथड बेस्ट है। किससे करेंगे, केस स्टडी मेथड। बच्चे का पास्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रेजेंट क्या है, घर वालों से पूछेंगे, उसके बारे में पूरी रिसर्च करेंगे, ट्री डायग्राम बनाएंगे, ये सारी चीज़ें केस स्टडी मेथड के अंतर्गत की जाती हैं, ठीक है। तो इससे जो है बच्चे को आप आसानी से पकड़ सकते हैं। बच्चों में चोरी करने की आदत को दूर किया कैसे जा सकता है, तो प्रताड़ना देके। तो अगर आप उनको प्रताड़ना देंगे तो बच्चे मान जाएंगे, नहीं, आपके सामने नहीं करेंगे, पीठ पीछे करेंगे। परितोषित करके, रिवॉर्ड करके, तो ये बताइए कि अगर आपने रिवॉर्ड दिया तब बच्चे ने छोड़ दिया, ठीक है, कि आपने मान लीजिए उसको दे दिया कि बेटा तुम पैसे, मान लीजिए पैसा चोरी करता है, आपने इसको देखिए एग्जाम्पल से ही आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और जब आप परीक्षा में भी बैठते हैं ना, परीक्षा कक्ष में कहीं भी, तो हमेशा खुद के साथ रिलेट करके सोचा करिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने रिवॉर्ड दिया कि बेटा तुम पैसे चोरी मत करो, मैं तुमको पैसा दे रही हूँ, ठीक है, आपने दे दिया, उसने छोड़ दिया, और जिस दिन आप नहीं देंगे 2 दिन बाद फिर वापस वो करेगा, तो कहीं ना कहीं रिवॉर्डिंग भी एक
सही तरीका नहीं है, दंड देकर तो बिल्कुल ही वो नहीं सुधरेगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, गिविंग एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल दे करके, बच्चे को समझा करके, उसको जो है धीरे धीरे जो है उसका काउंसलिंग करके, ऐसे ही हम उसको सही कर सकते हैं। क्लियर है। समस्यात्मक बच्चों का लक्षण, अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इसको नहीं किया क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही थे और बाकी 2 कहीं दिया नहीं था, उसके बाद ऑल ऑफ दीज दिया था। ठीक, तो ज़्यादातर चांस है कि इसका ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। अब देखिए क्या है, चोरी करना, जो बच्चे प्रॉब्लमेटिक होते हैं ना, जो बच्चे प्रॉब्लमेटिक होते हैं वो चोरी करते हैं। जो बच्चे प्रॉब्लमेटिक होते हैं, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, समस्यात्मक बालक क्या है, जो दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करता है, वो चाहे क्लास में करे, घर में करे, जहाँ रहेगा वहाँ करेगा। कार्य न करना, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कामचोर होते हैं कि ये कार्य नहीं करना चाहते हैं, कार्य करने से बचना चाहते हैं, दूसरों के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो होता है कभी कभी इनके अंदर शारीरिक विकार, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लमेटिक बच्चे के अंदर शारीरिक विकार हो, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सही है, बट इन्होंने कहीं दिया नहीं है। तो इसके लिए उपयुक्त सभी, हालांकि इसके लिए ऑफिशियल आंसर की का आप एक बार इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से उपयुक्त सभी इसमें होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी। देखिए इन्होंने क्वेश्चन ना काफ़ी थोड़ा सा बस वर्ड बदल दिया है, और जिसने वर्ड नहीं पकड़ा होगा ना, जो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं ना लोग, बस ऊपर पढ़ के बस दिखा 1986 मारो जल्दी, तो उनका तो यहाँ गलत हुआ होगा। देखिए क्या कह रहा है, ये आपसे 1992 पीओए की बात कर रहा है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। 1986 के बाद जब संशोधन हुआ था, जब 1992 में, तो वो किस कमिटी द्वारा किया गया था, क्वेश्चन ये पूछा था, डायरेक्टली न पूछ के 1986 का इन्होंने देखिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऐसे लिखा है। तो ये किया गया था, देखिए अब यहाँ पे यशपाल कमेटी, एनसीएफ पढ़ा है अपने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें यशपाल थे। हंसा मेहता कमेटी स्त्री शिक्षा के लिए की थी, और हंसा मेहता कमेटी आज़ादी के बाद ही आई थी। इनमें से कोई नहीं होगा, बचा कौन, राम मूर्ति कमेटी। तो यूज़ योर कॉमन सेंस, इसीलिए मैंने कहा ना, जब आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आप ऑप्शन को जब एलिमिनेट करना सीखिए, रदर दैन कि एक चीज़ पे रटना, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राम मूर्ति कमेटी 1992 में बनाई गई थी। ठीक है, हंसा मेहता स्त्री शिक्षा के लिए किया गया था। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लेखक कौन है, इसके लेखक एक मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक, मैंने खुद भी इसको क्वेश्चन को देखा, गूगल से भी मैंने सर्च करने की कोशिश की, बट एक राइटर इसके नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ छोड़ दीजिए कि भाई ऑफिशियल वो लोग जो देते हैं उसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, देखिए ये आपका चौथा 5वां क्वेश्चन है एनईपी 2020 से, आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब सोचिए कि आपके पेपर में 20 नंबर 25 नंबर से सिर्फ आपको एनईपी से ही मिल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है भाई, तो कर्नाटका। कौन है, कर्नाटका भारत का पहला राज्य है। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी किसने लिखा है, तो ये जॉर्ज पेनी की पुस्तक है। किसकी है, जॉर्ज पेनी की पुस्तक है, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अस्पृश्यता का अंत, ये मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि जो अनटचेबिलिटी है उसको किस आर्टिकल में कहा जा रहा है भाई, आर्टिकल 17। अब देखिए अगर आपको नहीं भी आता तो बेसिक तो आपको पता है ना, आर्टिकल 14 से 18, 14 से ही तो हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 से कभी कभी पढ़ते हैं, कभी कभी आर्टिकल 14 से, राइट टू इक्वालिटी। कोई आर्टिकल याद हो ना हो, ये तो याद ही होता है कि आर्टिकल 14 क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। 16 मैंने इतनी बार बताया है कि आर्टिकल 16 अभी जो बीपीएससी एग्जाम हुआ है इसमें भी किसका हवाला दिया गया है, आर्टिकल 16 का, कि भाई हम बच्चे को किसी भी प्रकार से धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो बचा कौन, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है बात करता है कि भाई अस्पृश्यता किसी भी रूप में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 17। क्लियर है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक विकास है, किसने कहा है, इसका भी आंसर ऑफिशियल नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो हालांकि इसमें आप स्पेंसर लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, इसलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, जब ऑफिशियल आ जाएगा तो जितने हमने यहाँ पर छोड़ा है उसको हम एक बार और जो है रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी जितना मैं आपको करेक्ट बता रही हूँ, जो है हाईलाइटेड है उसका मार्क्स आप ऐड करके अपने सेफ जोन में आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं एवरेज में। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है भाई, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ये वही आयरलैंड है जहाँ की कौन है, आप बता सकते हैं, आयरलैंड से जो भारतीय जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी की थी। कौन है वो, एनी बेसेंट, बिल्कुल सही। एनी बेसेंट जो आयरलैंड की थी, यहीं से हमारा डीपीएसपी लिया गया है, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी ठीक आयरलैंड से है, भूलिएगा मत।
संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, भाई ये तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमाने वाला है, अस्थाई कह दिया है इन्होंने ना। देखिए अगर यही ये कह देते अस्थाई, तो अस्थाई अगर बस अस्थाई की जगह ना अस्थाई लगा दे तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला हो जाता। अस्थाई लिखा है इसलिए इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में थे, फिर 11 दिसंबर से कौन हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। ठीक है, तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया भी था जब मैं हंसा मेहता समिति बता रही थी, मैंने उसमें वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बताया था कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार, अगर यहाँ पे समिति पूछ ले, परिषद की जगह हमारा क्वेश्चन समिति का था, और मैंने आपको फिर बताया भी कि बस इसी समिति की जगह अगर परिषद कर दे तो आपका ईयर चेंज हो जाएगा। देखिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, ठीक, ये कब लाया गया था, तो देखिए इसके आंसर में ना कहीं कहीं 1920 दे रहा है, कहीं कहीं 1921 दे रहा है। ठीक, तो देखिए जो आपका केब, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो जो केब है ना, इसको जो है एक बार बनाया गया था, तो ये आंसर थोड़ा डिफरेंट है, कहीं कहीं 1920 कहीं कहीं 21, तो ऑफिशियल जो वो लोग माने, और उसके 2 साल बाद 23 में इसको भंग कर दिया गया था। ठीक, कि उसके बाद से नया बनाया गया था। तो हालांकि 2021 ऑप्शन में दोनों गिवन है, तो इसमें हम ऑफिशियली देखेंगे कि वो किस आंसर को मानते हैं, तब उसके बाद। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में है। ये चीज़ तो अभी हमने डिस्कस की थी भाई, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा था, 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की और 17 अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ने की। क्लियर है। मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, देखिए 2 क्वेश्चन डीपीएसपी से आ गए, 2 क्वेश्चन आपके इससे आ गए कि क्या किस देश से हमारे संविधान में लिया गया है। तो संविधान में अभी आपने देखा कि जो आपका डीपीएसपी है वो कहाँ से आया था, तो डीपीएसपी आया था आयरलैंड से। अब बात कर रहा है मूल कर्तव्यों की, मूल कर्तव्यों का मतलब जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो वो कहाँ से आए हैं, तो वो जो हमारा मित्र राष्ट्र है रशिया, वहाँ से आया है। याद रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से आया है, रशिया से। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना, ठीक, तो देखिए यही वो वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, और इसमें मैंने आपको बताया था बस परिषद की जगह समिति हो जाएगा तो वो दूसरा हो जाएगा। परिषद है तो ये 1959, कितने में है, 1959, और अगर यही राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति लिखते, क्या बता दे भाई, ये अगर यही ये समिति कह देना तो ये 1958 में, और ये समिति की अध्यक्ष कौन थी, दुर्गाबाई देशमुख। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1958 राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, 1958 राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1959, और इस समिति की अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख। ये प्रश्न याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर होगा 1959। क्लियर है। सन 1858 में स्त्री शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति बनाई गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 1858 कह रहा है इसीलिए दुर्गाबाई देशमुख समिति होगा। अगर यहीं बस 1858 की जगह 1962 लिख देना तो ये आंसर बदल करके पहला हो जाएगा, हंसा मेहता समिति। इतना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है एक जैसे प्रश्न है, जो अगर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होने पर आंसर बदल जाता है। तो आगे भी अगर आपको एग्जाम दे या आप पढ़ रही हैं तो भाई आपको आगे भी काम आएगा उतना ही, ऐसा नहीं है कि नहीं नॉलेज कभी भी ख़राब होती है। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है ना कि ये ऐसा है, मैंने तो ये वाला पढ़ा था, तो इसलिए मैं आपको साथ में बताते चल रही हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर दुर्गाबाई देशमुख समिति। वर्ग जब जन्म से निश्चित होता तब उसे जाति कहते हैं, ये कथन है चार्ल्स कूले। समाजशास्त्री कौन है, ये चार्ल्स कूले। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष से क्रियान्वित किया गया था, आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010। ये तो सबको पता है, 2009 में आया था, 2010 से लागू हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही इसको जो है पहले प्रारंभ किया था। हालांकि उस टाइम नहीं हो पाया था, 2001 में जाकर स्टार्ट होता, बट सबसे पहले किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जब मैंने कल भी बताया तब भी मैंने कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनएलएम नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 याद करिएगा। ठीक, देखिए प्रश्न आया भी आपका एनएलएम 1988। मिड डे मील का नया नाम पूछा, तो भाई देखिए मिड डे मील का नया नाम क्या है, पोषण स्कीम। क्या है, पोषण स्कीम। तो प्रधानमंत्री न्यूट्रिशन पावर बिल्डिंग स्कीम, यही इसका नया नाम है। ठीक है, पीएम पोषण शक्ति योजना निर्माण। ठीक, मिड डे मील 1995 में तमिलनाडु से स्टार्ट किया गया था। आदर्शवादियों के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है भाई, देखिए इसमें भी
काफ़ी वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो आदर्शवादी जो है वो कहते हैं कि भाई थिंकिंग बेस्ड नॉलेज ज़्यादा, मतलब वो सत्य है। कुछ कहते हैं कि भाई इंद्रिय जन्य है, वो आधा सत्य, क्योंकि इंद्रियां कभी कभी गलत भी सोचती हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए इसका आंसर हम ऑफिशियल आपको नहीं बता रहे हैं, इसका आंसर जो ऑफिशियल आएगा तब बताएंगे। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी मशीन है, इसका आंसर भी नहीं ऑफिशियल मिल पा रहा है। जितने ये वाद वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं और कभी कभी इसके 2 आंसर भी होते हैं। तो जो ऑफिशियल वो लोग मानते हैं वो ही ज़्यादा सही है। तो बेटर है कि गलत बताने से अच्छा है कि आप उस आंसर क्वेश्चन को मत इंक्लूड करिए, अपना सेफ स्कोर आप काउंट कर लीजिए और इसके बाद जैसे ही आंसर किया आएगा तो उसमें मैच करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। दर्शन का अर्थ भाई ज्ञान के लिए खोज, ज्ञान के लिए प्रेम, सभी विज्ञानों की जननी। ठीक है, क्योंकि दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान भी तो कहते हैं, अगस्त कॉम्ट। ठीक, तो सभी श्रवण मनन निधिध्यासन, हालांकि ये अद्वैत वेदांत में है। श्रवण मनन निधिध्यासन हमारा वेद है उसमें तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये प्रकृतिवाद की तरफ जाता है, बट कहीं कहीं ये जो है आदर्शवाद में भी दे रहा है। तो इसीलिए इसका भी आंसर जो है ऑफिशियल आप देखेंगे। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी, यथार्थवादियों से निम्न सिद्धांत कौन सा प्रतिपादित किया है। इसमें भी वैसे तो उपरोक्त सभी होना चाहिए, बट ऑफिशियल जो है जो वो माने, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा ना कि ये जितने भी फिलॉसफी का पोर्शन है, वेस्टर्न फिलॉसफी या इंडियन फिलॉसफी, इसमें सब थोड़े थोड़े मिक्सअप होते हैं। कोई ना कोई कुछ कहता है और ये लोग क्वेश्चन कहीं बीच से उठा देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बता दिया, अब वो लोग ऑफिशियल में कुछ और बता देते हैं, इस वजह से दिक्कत आती है। फिर प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन है भाई? जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या है? एक प्रैग्मेटिस्ट है। प्रैग्मेटिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रयोजनवादी। तो इसी कारण से ये प्रयोजनवाद हो जाएगा। ठीक, इसके साथ प्रोजेक्ट मेथड, योजना विधि भी। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे का है, तो रॉस क्या है? प्रकृतिवादी हैं, यथार्थवादी हैं, आदर्शवादी हैं या प्रयोजनवादी हैं। ठीक, तो ये भी ऑफिशियल आंसर किया आएगा तभी आपको बताएंगे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की बहुत फेमस पुस्तक है, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक, मध्य मार्ग जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, वही बौद्ध धर्म जिसमें निर्वाण की बात करते हैं, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, उसमें मध्यम मार्ग की बात भी बौद्ध धर्म में की जाती है। निम्न में से किसका संबंध रूसों से नहीं है? प्रकृति की ओर लौटो, मैंने जैसे आपको बताया पहले ही, जो वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। प्रकृति की ओर लौटो, वेदों। निषेधात्मक शिक्षा, निगेटिव एजुकेशन का संबंध भी रूसों से है, स्वतंत्रता भी, लेकिन पॉजिटिव एजुकेशन जैसी कोई चीज़ रूसों ने नहीं बताई है। स्यादवाद का प्रतिपादन जैन दर्शन में, कहाँ पर है भाई? जैन दर्शन में। निम्न में से कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता मानता है? तो न्याय दर्शन, क्योंकि बौद्ध वेदों को नहीं मानता, जैन भी नहीं, चारवाक दर्शन तो किसी को भी नहीं मानता है, वो तो भाई बस सुख सुविधाओं इन सब को मानता है। जो न्याय दर्शन है जो कि वेदों की सत्ता को यहाँ पर मानता है। क्लियर है? एक स्कूल के संस्थापक पूछ रहा है, स्कूल का नाम क्या है भाई? एसेस्टियन स्कूल या फिर लाइसेम। तो कौन है? अरस्तु के टाइम पे बहुत फेमस स्कूल था ये लाइसेम। ठीक है, एथेनियन स्कूल भी इसीलिए इसको कहते हैं। आपको पता होगा पहला जो ओलंपिक एथेंस में ही हुआ था, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते थे क्योंकि अरस्तु जो है वहीं के थे। ठीक है, ग्रीस। इस पुस्तक में प्लेटो का अंतिम और सबसे लंबा संवाद है, तो ये है प्लेटो की पुस्तक द लॉज। कौन है भाई? द लॉज जो बुक है उसमें ही है। द रिपब्लिक हो गया, लॉज हो गया, ये सभी प्लेटो की बुक है। ठीक है। हमारी खुशियाँ हम पर ही निर्भर करती हैं, ये किसने कहा है? इसका भी जो है आपका ऑफिशियल आंसर नहीं पता, हालांकि शुक्रात जो है माना जा रहा है, बट फिर भी ऑफिशियल आने का इसमें इंतज़ार करेंगे। नोवन ऑगर्नम किसकी बुक है? तो ये फ्रांसिस बेकन की बुक है। ये एसेइस्ट भी हैं, आप इंग्लिश में भी इनको पढ़ते होंगे। नोवन ऑगर्नम, ठीक है, ये फ्रांसिस बेकन की किताब है। आदर्शवाद का सर्वाधिक विरोधी, अब देखिए इसके भी एक से कई आंसर होते हैं, हालांकि मुखर विरोधी प्रयोजनवादी है, लेकिन फिर भी फाइनल आंसर की आने का इंतजार करेंगे। हाउ वी थिंक ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जॉन डीवी द्वारा लिखी गई बुक है हाउ वी थिंक, ये ऑफिशियल है। ठीक है, ये एकदम सही करेक्ट आंसर है। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, तो इसमें भी कई अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें फादर ऑफ मोरल एजुकेशन की बात करें तो इसमें हम हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। ठीक है, मोरल एजुकेशन के फादर के रूप में, फिर भी ऑफिशियल आंसर की जैसा आएगा उस अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं और घर पर दी जाने वाली शिक्षा, ये फ्रोबेल का कथन है। किसका कथन है भाई? फ्रोबेल का कथन है ये। ठीक है, 80 प्रश्न देखिए। व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल रोजर ने किया था। कार्ल रोजर सेल्फ ट्रेट थियरी किसकी है भाई? कार्ल रोजर की।
किस मनोवैज्ञानिक का जो है मृत्यु हुआ है 2021 में, तो वो है एल्बर्ट बेंड्यूरा। सोशल लर्निंग थ्योरी जिन्होंने दिया था, बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था, वही एल्बर्ट बेंड्यूरा जो है 2021 में जो है मर गए हैं। परीक्षण पुनः परीक्षण, टेस्ट रीटेस्ट मेथड रिलायबिलिटी के अंतर्गत आता है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। विश्वसनीयता परीक्षण है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, एक बार लिए फिर एक खास इंटरवल मान लीजिए 14 दिन बाद दोबारा से उस पर टेस्ट देते हैं, फिर कोरिलेट करके देखते हैं, ठीक है। भाटिया बैटरी में कितने बैटरी थे भाई, तो 5। कितने उप परीक्षण हैं, कितने आपके सब टेस्ट थे, तो इसका सही आंसर होगा 5। क्लियर है। प्रायोगिक न्यूरोसिस की संकल्पना को किसने दिया, तो ये जो प्रायोगिक न्यूरोसिस है इसको पेवलव ने दिया है, इवान पेवलव ने, ठीक है। भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है भाई, सीएम भाटिया कौन है, चंद्र मोहन भाटिया इज द राइट आंसर। बुद्धि से संबंधित परीक्षण नहीं है, तो देखिए इसमें जितना भी है वो सब आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, लेकिन जो स्याही धब्बा है, इंक ब्लॉट, ये पर्सनालिटी परीक्षण है जो हरमन रोशा के द्वारा दिया गया है। इंक ब्लॉट टेस्ट वो व्यक्तित्व मापने के लिए है, बुद्धि मापने के लिए नहीं है, ठीक है। टोपोलॉजी की अवधारणा लेविन ने कहाँ से ग्रहण की है, तो इसका भी आंसर ऑफिशियल आप आने का इंतजार करेंगे तभी, ठीक है, अभी नहीं। टीएटी क्या है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये मॉर्गन और मुरे द्वारा दिया गया है। ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिससे जो इनडायरेक्ट तरीके से आदमी क्या सोच रहा है उसके बारे में जाना जाता है। गैगने के अनुसार अधिगम का कौन सा स्तर उच्चतर है, तो सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग के अंतर्गत माना जाता है। क्लियर है। व्यवहारवाद के जनक, तो जेबी वॉटसन 1913, मैंने बताया था व्यवहारवाद के जनक कौन थे, जेबी वॉटसन, ठीक। तो अगर आपने वीडियो को देखा होगा ना, जो हमने कल भी रिसेंट में कराया था, 2 घंटे की एक क्लास थी, फिर आपका 1 घंटे, फिर एक 15 मिनट की वीडियोस थी जो पहले से पड़ी हुई है। अगर आप उसको देख करके गए होंगे तो निश्चित ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसमें से अभी तो देखिए आप 100 तक देख लीजिए, आप मान के चलिए कि एज इट इज़ 20 से 25 क्वेश्चन तो एज इट इज़ आए हैं, और जो हमने डिस्कशन किया है ना ड्यूरिंग उस लेक्चर में 20-25 में उन क्वेश्चंस को बता रही हूँ एकदम एक्यूरेट, आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। 20-25 वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एज इट इज़ लाइन बाय लाइन मतलब एकदम एज इट इज़ लिखे हुए हैं। जो डिस्कशन में जैसे एनईपी का है, तो एनईपी का मैंने डिस्कशन में आपको बताया हुआ है कि भाई अंग्रेजी को क्लास 5 तक नहीं बताना है। कस्तूरी रंजन जो है उस कमेटी के जो है अध्यक्ष थे, इसके साथ में 5, 3, 3, 4 तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आए हैं जो हमने डिस्कशन में किया था, ठीक। तो बिल्कुल भी इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगा तो आप उससे मैच करके देख सकते हैं आपका जितना इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। व्यवहारवाद के जनक कौन है भाई, जेबी वॉटसन। अपोडिस भावना ग्रंथि संबंधित है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये कहाँ से आ गया भाई ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो फ्राइड की थियरी है ना, फ्राइड की थियरी सबने पढ़ी हुई है, साइकोसेक्सुअल थियरी ऑफ फ्राइड, मनोलैंगिक जो इनकी थियरी है, सिद्धांत है, उसमें इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए थे। स्टेजेस याद है किसी को, 5 स्टेजेस दिए थे। कौन कौन से थे वो, ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंट, जेनाइटल। ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। इसमें जो फैलिक स्टेज है ना, फैलिक स्टेज के अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जाके देखिएगा। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो ये बताता है कि लड़कों का अपनी माँ के प्रति थोड़ा एक अलग व्यवहार होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अपनी माँ से काफ़ी लगाव होता है, और ये लगाव थोड़ा सेक्सुअलिटी के टर्म में इन्होंने बताया है। और ऐसे ही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की लड़कियों का अपने पिता के प्रति, ठीक। इनका कहना था कि भाई थोड़ा सा ये बताते हैं कि अगर जो लड़के हैं, अगर उनके जो माँ है, अगर पिता उनसे थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रेम से बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा वैसा बच्चा देखता है लड़का, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जो है अपने पिता नफरत करने लगता है, ठीक, ऐसी चीज़ें। और ऐसा ही सेम लड़कियों का माँ के लिए बताया गया है। तो ये बोला है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किससे संबंधित है, तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स मेल चाइल्ड से संबंधित है, लड़कों का अपनी माँ के प्रति जो व्यवहार है या जो बिहेवियर, जो थिंकिंग है उससे है, ठीक। हालांकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में हम लोग भी छोटे थे ऐसा नहीं था, ये वेस्टर्न जैसे जीन पियाजे ने दिया है, फ्राइड ने दिया है, तो फ्राइड, सिगमंड फ्राइड का जो था, तो ये वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग हो सकता है इन्होंने इस चीज़ को बताया हो, बट इसका मतलब इन्होंने उसी सेक्सुअलिटी के टर्म में ज़्यादा बताया था, और यही इनकी थियरी का एक बहुत बड़ा डीमेरिट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास का नियंत्रण सामान्यतः कौन करता है, भाषा नियंत्रण, लैंग्वेज कंट्रोल। ये आपका मान लीजिए ब्रेन है, ये 2 इसके कॉलम हैं, ये कौन सा है भाई,
ये है आपका राइट हेमिस्फीयर, ये है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हेमिस्फीयर किसके साथ एसोसिएट है, लॉजिक प्लस एल से लॉजिक, एल से लैंग्वेज। अगर यहाँ गलत किए तो कोई बात नहीं, आगे फ्यूचर में कभी गलत मत करिएगा। और जो राइट है वो हमेशा क्रिएटिविटी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को। और लेफ्ट एल से लॉजिक, एल से लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या होगा? लेफ्ट हेमिस्फीयर। क्या होगा भाई? लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है। Who gave the theory of identical elements of transfer of learning? Identical elements of transfer of learning given by Thorndike. किसने दिया है भाई? E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है। पहले सीखी गई कोई चीज़ बाद में सीखी गई चीज़ों के कारण भूलने लगती हैं तो उसे कहते हैं, देखिए अगर आपने कोई चीज़ पहले सीख ली है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने पहले सीखा है एडिशन। क्या सीखा है? एडिशन। बाद में सीखी गई चीज़ों के कारण, अब एडिशन आपने सीखा है, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन सीखने की वजह से आप एडिशन को भूलने लगते हैं। पीछे सीखी गई चीज़ों की वजह से आगे की चीज़ भूल रहे हैं, इसीलिए इसको रेट्रोएक्टिव निगेटिव ट्रांसफ़र कहेंगे। क्या कहेंगे? रेट्रोएक्टिव। देखिए हिंदी मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है, मुझे लग रहा है प्रतिलक्षी रेट्रो होता है क्या, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इंग्लिश वाला इसको हम करेक्ट करेंगे रेट्रोएक्टिव निगेटिव ट्रांसफ़र। ये अगर हेल्प करता तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता, हालांकि ये उसको रोक रहा है। जो हम बाद में सीखे हैं और जो पहले सीखने गए हैं उसको ये ब्लॉक कर रहा है, तो इसीलिए रेट्रोएक्टिव निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। हिंदी एक बार देख लीजिएगा कि रेट्रोएक्टिव को पूर्व कहते हैं या प्रति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रतिलक्षण होगा, इन्होंने ऑप्शन में थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप। नार्सिज्म क्या होता है? नार्सिज्म देखिए ये ऑटो इरोटिसिज्म होता है, खुद के प्रति खुद का बिलीफ कि भाई मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे, मतलब खुद के प्रति ज़्यादा, मतलब व्यक्ति का जो व्यवहार होता है स्वकामुकता, यही नार्सिज्म है। ठीक है, ए ऑप्शन। नाच न आए आंगन टेढ़ा की कहावत, द प्रोवर्ब डू नॉट नो हाउ टू डांस बट टू से दैट द कोर्टयार्ड इज क्राउड, ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपको जो दिया हुआ है ये डिफेंस मैकेनिज्म दिया हुआ है, फ्राइड का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। कल हमने इसके बारे में बात की जब सब्लिमेशन आया था वहाँ पे। ठीक है, सब्लिमेशन वहाँ पर था, उसकी बात की थी। तो ये प्रेक्षण का है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का अर्थ होता है प्रोजेक्ट करना, मतलब गलती किसी और चीज़ की, गलती आपकी लेकिन आप उस चीज़ पे प्रोजेक्ट किसी और को कर रहे हैं। नंबर कम आपने पाया लेकिन आप ब्लेम टीचर को दे रहे हैं, दैट इज़ प्रोजेक्शन। इसी प्रकार आपको खुद डांस करने नहीं आया, नाचने नहीं आया, लेकिन आप कह रहे हैं आंगन ही तो टेढ़ा है इसलिए तो हम नाच नहीं पाए। ठीक है, तो दैट इज प्रोजेक्शन। ठीक है, दमन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्रेस कर देना, ठीक है, दबा देना। आक्रामक उपाय एग्रेसिव मेथड, उसको जो है फिजिकली दिखाना। ठीक है, आश्रित होना ये नहीं होगा, प्रक्षेपण सही है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, टेस्ट दैट मेजर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट देखिए इसका आंसर भी कंफर्म नहीं है, बट ज़्यादा हद तक मुझे लगता है तो इसका आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? अपसारी। इसमें आप मल्टीपल वे में आप देखते हैं कि बच्चे के थॉट प्रोसेस कैसा है। कन्वर्जन में तो एक देखेंगे तो वो सही नहीं है। इंडक्टिव में भी आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल से रूल, इंडक्टिव में रूल से एग्जाम्पल। ठीक, तो ये इससे ज़्यादा बेटर है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, बट फिर भी ऑफिशियल इसको आप एक बार चेकआउट करेंगे। जब कोई बच्चा किसी समस्या को हल करने में कठिनाई का सामना करता है तो अध्यापक उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए उसे अध्यापक संकेत प्रदान करते हैं। तो वाइगोस्की की थियरी से पूछा है लेव वी वाइगोस्की, जिनकी थियरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये उन्हीं की थियरी से पूछा है, लेव वी वाइगोस्की की थियरी से, कि उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मचान या पाड़, अंग्रेजी में कहें तो स्कैफ फोल्डिंग। क्या कहेंगे? स्कैफ फोल्डिंग। जब टीचर उसको क्लू दे रहा है, उसको कुछ प्रॉम्प्ट दे रहा है, पूरा बता नहीं रहा है, सिर्फ उसको गाइड कर रहा है, तो इसको कहते हैं मचान निर्माण या फिर स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है, मचान या पाड़ हिंदी में। ठीक है, वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थियरी, देखिए दो क्वेश्चन आ गया। वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थियरी बिलोंग टू द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये किस साइकोलॉजी के किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? तो देखिए प्याजे हैं और वाइगोस्की दोनों लोग एक ही हैं। फ़र्क इतना है कि प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और जो आपके वाइगोस्की हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो ये किस में है? संरचनावादी हैं। ये मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे प्याजे, और इसी प्रकार ये भी मानते हैं कि समाज के द्वारा बच्चे निर्माण कर लेते हैं। तो किस स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं? तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? शील गुणों को द्विध्रुवीय विमाओं पर व्यक्त करके किसने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया? हु प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स ऑन बाइपोलर डायमेंशन। इसमें भी हम इंतजार करेंगे कि भाई ऑफिशियल क्या आएगा। अगर मेरी माना जाए तो जंग का हो, कार्ल जंग ने दो विमाओं पर दिया, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट दिया है। एम्बीवर्ट भी, लेकिन मेजर जगह आप देखेंगे तो इंट्रोवर्टिज्म और एक्सट्रोवर्टिज्म ही देखने को मिलता है, बट फिर भी इसके लिए हम करेंगे। ठीक,
तो ये आपका पूरा कंप्लीट 2023 एमएड का पेपर था। जैसे ही फाइनल आंसर की आ जाएगी या फिर आपका सोल्यूशन आ जाएगा तो वो आपको एक बार और अपडेट कर दिया जाएगा कमेंट में भी। इसके साथ ही आप ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। और अगर किसी क्वेश्चन में समस्या है तो अभी तो जो जितने का मैंने बताया है उसमें अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।